सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। हम देख रहे हैं कि जनूबी एशिया और ख़ास तौर पर बांग्लादेश में चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख ने अमेरिका को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बांग्लादेश में अमेरिकी सफ़ीर ने वाज़ेह की है कि वाशिंगटन बांग्लादेश की आइंदा हुकूमत के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने और चीनी अस्करी निज़ाम की मुतबादिल फराहम करने के लिए तैयार है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब चाइना भारत की सरहद के करीब ड्रोन फैक्ट्री कायम करने जा रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ JF-17 थंडर तैयारों की ख़रीदारी पर भी गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंडिया को भी अमेरिका बांग्लादेश माहदे से तशवीश है कि इससे बांग्लादेश इंडियन खाम माल छोड़कर अमरीकी कपास का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। ऐसा हुआ तो इंडिया के कपास के किसान और धागे की सनत बराह रास्त मुतासिर होगी। इसी जियोपॉलिटिकल दबाव के माहौल में आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश में आम इंतखाबात हुए, पोलिंग हुई जो हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाब बगावत और जनरेशन Z इनकलाब के बाद पहले इंतखाबात हैं। हतमी नताइज तो जुमे तक आएंगे, यानी कल के रोज़, लेकिन अहम बात यह है कि 12 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 44% नौजवान हैं, जबकि तकरीबन 50 लाख नए वोटर्स ने पहली बार वोट डाला है। मुल्क के 299 हलकों में पोलिंग हुई, जबकि पार्लियामेंट की 350 नशिस्तों में से 300 बराह रास्त मुंतखब होती हैं और हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें जीतना लाजिम है। इंतखाबी मैदान में असल मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के 11 जमाती इत्तेहाद के दरमियान है, मगर इस बार सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि निज़ाम भी वोट के कटहरे में है। क्या सच पर बनने जा रही है, इस पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान एंड सीनियर एनालिस्ट, दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। वेलकम करते हैं दोनों को। अब्दुल्ला साहब, ये मुझे कहने दीजिए कि भारत की ऑर्बिट से बाहर आते ही हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश पर किस्मत मेहरबान दिखाई दे रही है। एक तो चाइना और अमेरिका का बढ़ता हुआ इंटरेस्ट, उसके बाद आप ये जो अब इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके बाद क्या मंजरनामा आप वहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एहतशाम साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बांग्लादेश के हवाले से, बांग्लादेश जो है वो हमेशा से भारतीय निज़ाम से और उनकी सोच और हिंदुत्व माइंडसेट से बगावत करने के लिए जो है बना था। और जब पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान हुआ, तो भी जो हमारी स्ट्रगल थी वो कश्मीर और बांग्लादेश से शुरू हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में बांग्लादेश के लोगों ने साबित किया कि वो एक अच्छे सच्चे मुसलमान हैं। अब वो भारतीय निज़ाम के जो है वो उसके तसल्लुत के खिलाफ थे और यही वजह है कि आज आप देख लें, अवाम जो सरापा एहतजाज है, खास तौर पे जिस जेन ज़ी का आपने जिक्र किया, ये मॉडर्न लोग हैं, पढ़े लिखे जवान हैं, बेरोजगारी इनके लिए जो है वो मुसीबत बन गई थी, लाकानूनियत मुसीबत बन गई थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई थी। 2024 के इंतखाबात में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो आज जो बोया था हसीना वाजिद ने वो काटा है और अभी तो इब्तदा है। असल बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर एक निज़ाम की कशमकश है। जमात इस्लामी जो थी वो वहाँ बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, लेकिन जब अब्दुल कादिर मुल्ला और दीगर को जब सजाए मौत दे दी गई इस ज़ईफुल उमरी के अंदर हसीना वाजिद की फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से, तो जमात इस्लामी का ग्राफ जो था वो दिन ब दिन बढ़ता गया। और अब ये हालत है कि जो नाहिद इस्लाम जो कि एक नौजवान लीडर हैं और बड़े एक कदकाठ के जो है साथ वो आए हैं और जेन ज़ी के नुमाइंदे हैं, नेशनल सिटीजन्स पार्टी गालिबन उनके पार्टी का नाम है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो उन्होंने इल्हाक किया है जमात इस्लामी से, इसका मतलब वाज़ेह है कि जो जेन ज़ी है उनकी ओरिएंटेशन जो है वो इस्लामिक सिस्टम के ऊपर है और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि अब्दुल कादिर मुल्ला समेत दीगर जिन लोगों को सजाए मौत सुनाई गई, उन्होंने असल में आईने पाकिस्तान की जो है वो पासदारी की थी। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में एक ड्रामेटिक चेंज है। दूसरी जानिब जो है आपने कहा कि भारत और जो उसका आइसोलेशन का, देखिए भारत जो है वो खित्ते के अंदर बुरी तरीके से आइसोलेट होकर रह गया है और उसकी वाज़ेह मिसाल बांग्लादेश है, जहां उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी था, उसका डिफेंस इंटरेस्ट भी था और उसका पॉलिटिकल और मुआशी इंटरेस्ट भी था। लेकिन वो तमाम के तमाम इंटरेस्ट जो है वो खलीज बंगाल में डूब गए जब बांग्लादेश के नौजवान नस्ल जो है वो खड़े हो गए और पाकिस्तान जिंदाबाद और दो कौमी नजरिया जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अब ये जो सूरत हाल है, जाहिर है इसके अंदर एक चिकन नेक का भी मामला है, जो पहले ही एक ट्रबल
ट्रबल्ड इलाका है भारत का, और ये एक ऐसी पट्टी है जैसे वाखान कॉरिडोर आपका जो है वो आता है, इसी तरीके से ये एक चिकन नेक भी इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मुर्गी की गर्दन की तरह ये है। और ये वहां जाके भारत के लिए बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि इस तमाम 7 जो रियासतें, इसके मुल्हका 7 रियासतें हैं, इनमें तमाम में शोरिश है। और ख़ास तौर पे नागालैंड वगैरह के अंदर तो उन्होंने अपना आइन जो है वो भी पेश कर दिया है, अपना दस्तूर व मंशूर पेश कर दिया है, झंडा बना दिया है, अपना तराना बना दिया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो भारत को जो है टुकड़े करने के लिए बड़ा वाज़े एक कदम है। अब दूसरी जानिब जो उल्फा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बाकायदा भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी है और उनको स्नाइपिंग करना शुरू कर दी है। ये भी एक भारत के लिए जो है वो मेरे ख्याल में एक वाज़े इंडिकेटर है कि अवाम उससे बगावत कर गए हैं। तीसरी जानिब अमेरिका के साथ जो उन्होंने अभी डील की है उसके अंदर उनको बहुत बड़ा खसारा भी भुगते गए, क्योंकि इस टाइम पे जो वो रशिया से तेल ले रहे थे वो $20 से $25 फी बैरल सस्ता मिल रहा था, जबकि इस टाइम पे जो उनको ओपेक कंट्रीज से जो ऑयल मिलेगा जिसके ऊपर उनकी इंडस्ट्री का इन्हिसार है और राइजिंग इंडिया के जो नारे हैं वो तब खोखले पड़ जाएंगे जब उनकी इंडस्ट्री को महंगा तेल मिलेगा। नतीजा ये होगा कि उनकी बिजली की कीमत में इजाफा होगा और साथ ही साथ जो उनकी तवानाई के सेक्टर है जो कि डायरेक्टली किसी भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है उसको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में एक तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वोटिंग बैंक पे होगा। अब अगर अमेरिका की तरफ देख लें तो देखें अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वो आबनाए हुर्मुज और आबनाए मलाका के अंदर है। आबनाए हुर्मुज तो आप जानती हैं ये यहाँ है हमारा, लेकिन आबनाए मलाका जो है वो उस तरफ से जाता है क्योंकि चाइना 2 जगह से ट्रेड करता है मेजोरिटी के अंदर, एक आबनाए हुर्मुज को और एक जो है वो वहाँ आबनाए मलाका को। यही वजह है कि भारत का जो इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि भारत का तसल्लुत कायम है बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन जैसे ही भारत का तसल्लुत खत्म हुआ तो अमेरिका ने अपनी नई तरह से जो अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है उसको रुख दिया है। तो ये वो वजह है जो चाइना को ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। इसी वजह से आपको पता है कि हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस जो तकरीबन 14,000 की बुलंदी के ऊपर है चाइना ने अभी कायम किए हैं तिब्बत के पास, और इसी तरीके से जो मामलात हैं आपको पता है ब्रह्मपुत्रा रिवर का भी मालूम है, वो तकरीबन उसको अगर वो वहाँ डैम बन गया जो कि उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना ने, तो फिर तो ये तो दरिया ब्रह्मपुत्रा जो है वो तो बिल्कुल खुश्क होकर रह जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में उनकी मईशत के ऊपर और उनके जो ये जो ज़राअत की सनत है उस पर इफेक्ट होगा। भारत के अंदर जो ज़राअत पसंद लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा, क्योंकि भारत में जब जब इनकलाबी सूरत पैदा हुई या शोरिश पैदा हुई तो वो आपके किसानों की जानिब से हुई। ये वो तमाम बातें हैं जिनको अगर सामने रखा जाए तो चाइना को ये तमाम चीजें मालूम है और चाइना इनको हर तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा और वो कर भी रहा है। नतीजा ये होगा कि भारत को यहाँ अपनी कंसंट्रेशन डेवलप करना पड़ेगी। अगर वो मिलिट्री कंसंट्रेशन यहाँ डेवलप करता है तो पाकिस्तान की तरफ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल इत्तेशाम साहब, ये जो जनसेशंस हैं इसमें एक तो आप किस पार्टी को, आप भी वहाँ पे देख रहे होंगे सारा दिन, आज हम देखते रहे हैं कि रिपोर्टिंग होती रही है, कौन सी पार्टी का आपको पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और आप क्या समझते हैं कि तवाज़ुन कायम करना चाइना और अमेरिका के लिए दरमियान बांग्लादेशी नई हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग और ओवरवेलमिंग होगा आने वाले वक्तों में? देखिए हमने इस वक्त जो सूरत हाल है वो आज का इलेक्शन तो मुझे बड़ा वाज़े तौर पे जिस तरह लग रहा है कि ये एक बहुत ही गैर मामूली और तारीखी नौयत का ये इलेक्शन है और ये 15 साल की बदतरीन अवामी लीग की हुक्मरानी के बाद हुक्मरानी का सियासी ढांचा जो है वो यकसर तब्दील हुआ नज़र आता है वहाँ पे। और जिस तरीके से भारत आउट हुआ है यहाँ से, जितनी तेज़ी के साथ हुआ, इतने ऐसा उनको कहना चाहिए इन्फ्लुएंस उनका रहा। अब सारी दुनिया को फोकस इस वक्त बांग्लादेश में इस तरह से है कि यहाँ का रीजनल इंटरनेशनल अब नया माहौल क्या बनेगा। आपने देखा कि जो इस वक्त चाइना, हिंदुस्तान, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं, फिर साथ साथ पाकिस्तान की जिस तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त सिनर्जी डेवलप हुई है उनकी सारी पूरी कौम के साथ। आप देख लें आज उनकी पूरी कौम, अब तो वो अवामी लीग ही ख़त्म होगी, ना उनके लीडर हैं जो बात कर सकें, सारे यकजुबान होके पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का मामला, और आपने जिसको कहना चाहिए कि उससे हिंदुस्तान की रसवाई हुई, बांग्लादेश की प्राइड बहाल हुई, और ये तय करवाया गया वहाँ पे कि जी बांग्लादेश को रॉयल्टी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा।
आपने उसकी जगह स्कॉटलैंड को किसी और टीम को रख लिया। और दूसरी तरफ ये हुआ कि जिस तरीके से अब उन्होंने कहा है कि जी एक इवेंट भी दिया जाएगा उनको, तो मेरा ख्याल है ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी कामयाबी है जिसपे हिंदुस्तान का मीडिया सीखा हुआ बैठा हुआ था। अब देखें, अब अहम सवाल इस वक्त जो आप कर रही हैं ना, वो तो है कि आज के इलेक्शन में तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है एज वी स्पीक बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो तारिक रहमान साहब की जीती नजर आ रही है। और ये इत्तेहाद ऑलमोस्ट बन गया है जो जमात इस्लामी के साथ था। फिर आपने देखा उनकी नेशनल सिटीजन पार्टी के लोग जो हैं, जो ज़ंजी वाले हैं, वो भी जिस तरीके से इस वक्त तारिक रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो खालिदा ज़िया साहिबा के बेटे हैं जी, बेटे हैं उनके, तो ये लगता है कि ये कामयाब हो जाएगी। और इसमें मुझे लगता है कि इवेंचुअली आमना जमात इस्लामी किंग मेकर का रोल जो है ना प्ले करेगी। और जिस तरह इनके बड़ी तेज़ी के साथ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है दोनों पार्टियों का अगेंस्ट अवामी लीग, अब तो ख़त्म ही होगी। उनके सारे लीडर भाग गए हैं, 60% से ज़्यादा या अमेरिका चले गए हैं या लंदन में बैठे हुए हैं या हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। उसके बाद अपने तौर पे लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं अवामी लीग के, ना उनकी कोई ऐसी चीज़ बन रही। अब बड़ा सवाल जो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि जी इस इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा। अब मुझे नहीं लगता, बज़ाहिर तो फोरग्राउंड कॉन्फिडेंट लगता है कि ये खालिदा ज़िया की पार्टी मरूमा की जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह उन्होंने काम किया वो जीत जाएगी, आ जाएगी। और जिनसी की को बात हो रही है, उनके नुक्ता नज़र को आगे ले जाने वाली बात होगी किस तरीके से बांग्लादेश में जुल्म ज़्यादती का जो बाज़ार गर्म रहा, सियासी आज़ादियाँ ख़त्म नहीं की गई, एक वो ख़त्म होगा। और दूसरा ये कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान और चाइना। अब देखें, हिंदुस्तान जो है ना आउट होता नज़र आ रहा है। आमना मुझसे प्रोग्राम से पहले आप मुझसे खबर पूछ रही थी, अब्दुल्ला भी बड़े बाखबर हैं। मेरी इत्तला ये है कि 1 महीना पहले हिंदुस्तान ने $10 मिलियन जो है ना वहाँ पे फेंकवाए हैं ताकि हिंदुस्तानी बयानिया जो उनके इस वक्त अगेंस्ट हो चुका है उसको कम करने के लिए उनको भी अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त फिजा बहुत उनके खिलाफ हो गई है। और मेरी बड़ी सॉलिड इत्तला है कि किस तरीके से पैसा उन्होंने पहुँचाया और कोशिश कर रहे हैं कि जी वो सॉरी करके थोड़ा सा वापस आएँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया है ये हाई हैंडेड रवैया उनका। जिस तरह आए दिन लाशें फेंकते थे बंगालियों की बॉर्डर पे, उनको एहसास हुआ कि मामला ख़राब हो गया है, तो बिल्कुल पाकिस्तान के जिसको कहते हैं गोद में जा रहा है, चाइना की गोद में जा रहा है। अमेरिका दूर बैठा हुआ है, अमेरिका का सिर्फ इंटरेस्ट इस हद तक है कि चाइना की इंग्रेस बहुत ज़्यादा ना हो, चाइना का जो जिसको कहना चाहिए उसके अपने इंटरेस्ट हैं वो इतना बढ़ ना पाए। और दूसरी तरफ चाइना को ये मसला है कि आप देख लें कि अवामी लीग के ज़माने में भी उनको इतनी ज़्यादा उनसे परेशानी नहीं थी कि ये हुकूमत वैसी है नहीं रहती। उनका आमना इंटरेस्ट है कि जो उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, वो जो ढांचा उन्होंने जिस तरीके का बनाया है अपना कनेक्टिविटी का, वो उनकी ख्वाहिश है ये पूरा हो और इस्तेकाम रहना चाहिए। तो इस हवाले से उनकी अब थोड़ा सा ये नज़र आता है, बड़े दिनों के बाद ये इत्तलात आ रही है कि उनको भी लग रहा है कि एक पायदार हुकूमत बनने जा रही है और उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे। अमेरिका का जो सवाल है, अमेरिकी जो इस वक्त शो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी बुनियादी लोगों के हकूक़ रहने चाहिए, शहरी आज़ादियाँ रहनी चाहिए, और उनको ये है कि जी बहुत ज़्यादा चीन की गोद में नहीं जाना चाहिए। और अब यही एक मेरी नज़र में जो बहुत अहम फैसला है कि जो किस तरीके से बांग्लादेश की नई हुकूमत वो बैलेंस करेगी चाइना और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को, और किस तरीके से इंडिया से बहुत पीछे हटेगी। नहीं चाहेंगे कि टोटली उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। और पाकिस्तान के साथ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने हर सतह पे, एक इक़्तिसादी सतह पे, उसके बाद तजारती और फिर डिफेंस और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होना, एक दूसरे की तजारती मंडियाँ तलाश करने के लिए मैक्सिमम लोगों को जिसको कहते हैं रिलीफ मुहैया करना, तो ये उस तरह वो जा रहे हैं। और जनरली एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ आती है हमने सारे सिनेरियो में, कि जितनी तेज़ी के साथ आपने देखा इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद जो फिजा बनी है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हक़ में, मेरा ख्याल है ये बहुत अहमियत इख्तियार करेगी ये बात। और हमें तो ये बात बड़ी अच्छी तरह जानना चाहिए कि भारत ने जो प्रोपेगेंडा जहरीला किया, और ये हसीना वाजिद ने जितना मदद के साथ गंग खोला उनकी सियासत में, और आपने देखा अपने लोगों को, मुखालफिन को चुन के
फांसियां दी गई, जेलों में बंद किया गया। कई लोग तो ऐसी ऐसी जगहों से उनकी लाशें निकल रही हैं कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि इतना ज्यादा जुल्म हुआ है। तो हमें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होते नजर आ रहे हैं। और ये जो उसको कहते हैं, एक नया एक इशू आया था बांग्लादेश की क्रिकेट के हवाले से, इससे बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश हैं। ठीक। और वो आप देखेंगे हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे, आप देख लें अखबार नवीस और रिपोर्टर्स गए हुए कवर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज के इलेक्शन के बाद ये कोई ऐसी बात नहीं, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी तारिक रहमान वाली आ जाएगी, जमात इस्लामी इनको सपोर्ट करेगी, नेशनल सिटीजन पार्टी के लोग भी इनके साथ खड़े होंगे। तो अपेरेंटली अब इनके इस मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। अवामी लीग अपना असर खो चुकी है, एक मुद्दत लगेगी हिंदुस्तान को दोबारा से वहाँ पे अपनी पोजीशन बहाल करने के लिए। वो क्या बिल्कुल ब्रेक का कहा जा रहा है। उससे पहले मैं एक लास्ट रिमार्क ले लूंगी अब्दुल्ला साहब का। अब्दुल्ला साहब, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, आप समझते हैं कि कोई भी पार्टी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाएंगे? क्योंकि हम ये सुनते रहे हैं कि जमात इस्लामी का एक टिल्ट शुरू से पाकिस्तान की जानिब रहा है ज़्यादा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो जनरल ज़िया के बेटे हैं और खालदा ज़िया साहिबा के साहबजादे हैं। खालदा ज़िया साहिबा के साथ तो मेरे ज़ाती जो है मरासिम भी थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। और वो बहुत अच्छी खातून थी, पाकिस्तान से बहुत प्यार करती थी और पाकिस्तान का वो कदरदान थी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर कोई भी आए, पाकिस्तान के साथ उनकी अलाइनमेंट मजबूत होगी, भारत से उनकी दूरी होगी। लेकिन दूसरी जानिब एक बात ज़रूर इसके अंदर है, देखिए सब के अंदर जो है मेरे ख्याल में लगता यह है कि मोहम्मद यूनुस साहब का किरदार जो है वो निखर के आएगा। साथ ही साथ जो है मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की तरफ जो है बांग्लादेश जा सकता है, यानी कि वो किसी के साथ भी एक जो जिसको, क्योंकि जब तक कि दुनिया के अंदर ये तब्दीलियां हो रही हैं, मेरे ख्याल में इस टाइम पे बांग्लादेशी लोग जो हैं वो बहुत मोहतात चलेंगे। लेकिन अमेरिका एक सवाल मेरे ज़हन में भी आ रहा है, अब्दुल्ला, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि इस वक्त सारे सिनेरियो में भारत इस तरीके से आउट हुआ है, आपको क्या लगता है कि भारत, और जैसा आपने देखा पिछले दिनों सीना वाजिद ने वहाँ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी लोगों को इस पर तकलीफ हुई, बांग्लादेश की हुकूमत एहतजाज भी किया कि वो मुजरिम हैं, आप बजाय इसके कि हमें हवाले करें, आप उनको सियासी बयानात दिलवा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी अब हिंदुस्तान इख्तियार करेगा कि किसी तरीके से ये टोटल चाइना और पाकिस्तान की गोद में बांग्लादेश ना चला जाए? देखिए सर, बात यह है कि वो हिंदुस्तान कोशिश करेगा, लेकिन इस टाइम पे उनकी अवाम जो है, खास तौर पे उस्मान हादी की शहादत के बाद आपने देख लिया। दूसरी चीज़ एहतशाम साहब, इसके अंदर बड़ा अहम पॉइंट वो ये है कि इस टाइम पे भारत की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन हुई हुई है बांग्लादेश के साथ। वो उसके ऊपर लाजिम है कि वो बांग्लादेश के कौमी मुजरिम, और वो कौमी मुजरिम नहीं जिसको बांग्लादेशी अदालत ने सिर्फ जो है वो पॉइंट आउट किया, बल्कि एक्चुअली उसको इंटरनेशनल कोर्ट ने जो है और इंटरनेशनल इदारों की जानिब से यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के बाद उनको जो है वो पकड़ा गया, गिरफ्तार, उनको जो है वो कहा गया कि जनाब आप जो है वो 1400 से ज्यादा लोगों की कत्ल के अंदर डायरेक्ट मुलविस हैं। और उसके अंदर आप देखें ना, आईजी बकायदा गवाह है इस बात का। तो ये एक बहुत बड़ा केस है। उसके अंदर जो इनके साबिक होम मिनिस्टर थे वो भी जो है वो ताहयात जेल के अंदर है, इसी तरीके से दीगर लीडरशिप जैसे आपने फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही के पॉइंट को कि $10 मिलियन की उनकी पहली खेप थी। अब वो ये इस चीज को जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो सोशल मीडिया के साथ प्ले करेंगे, लेकिन ये चीज चलेगी नहीं, क्योंकि जब तक के हसीना भारत की गोद में है तब तक जो है वो बांग्लादेशी इंडिया फुली एंड बैडली एक्सपोज्ड हो चुका है सारी सिचुएशन में। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब, आपके टेक का और एहतशाम सब साथ ही रहेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की सेहत के हवाले से जो खबरें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं। रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है वो कुछ मीडिया पर चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में सेहत से मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई का हुक्म दिया। अदालत ने यह हुक्म फ्रेड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफ्तर की बानी से मुलाकात और उसके बाद पेश की गई रिपोर्ट पर दी है। अदालत ने इसके साथ साथ बेटों से टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी देने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ये हैं कि सब कैदियों को यकसां तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। अदालत ने फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद का मंजरनामा सलमान अकरम राजा साहब और साथ ही साथ उनकी हमशीरा अलीमा खानम साहब, उन्होंने भी मीडिया टॉक की। आज की इस मीडिया टॉक में अलीमा खानम तो बाकायदा रो पड़ी।
उनकी सेहत के हवाले से उनके जो कंसर्न्स हैं उसको लेकर। अब हुकूमत की खामोशी की वजह क्या है और क्या ये जो सेहत के हवाले से खबरें आ रही हैं ये क्या माहौल बन रहा है उनको शिफ्ट करने के लिए या कोई डील की हवाले से बातें हैं? एहतशाम साहब से खबर और तजिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, पहले तो ये जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है इसको भी ज़रा बताइएगा कि ये वही रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है या शेयर की जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स में भी, तो ये इसके साथ साथ हुकूमत की खामोशी क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली नेग्लिजेंस तो हुई है, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस हुई है अगर जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया 85% तक उनकी विजन चले जाना। देखिए, बाई एंड लार्ज तो मेरा ख्याल है जो रिपोर्ट जिस तरीके से, अगरचे आपने देखा कि बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इसको छुपा के रखा, इवन अलीमा बीबी से भी और बैरिस्टर गौर से भी उन्होंने कोई बात नहीं शेयर की। हमने 3.5 घंटे की मीटिंग में आप सिर्फ आप जिसको कहते हैं माहौल की बात नहीं करते, मौसम की बात नहीं करते। बहुत मेरी इत्तला है कि बहुत सारी बातें हुई हैं। अब ये जो ओवरऑल वन लाइनर बात बननी है कि मेडिकल ग्राउंड पे किस तरीके से एक बहुत बड़ा रिलीफ पहुंचाया जा सकता है मानी पीटीआई को, उस पे काम हो रहा है। देखिए, अदारों के दरमियान आमना एक बात बता सकता हूँ मैं आपको, कहीं कहीं मफाहमत भी हुई है, कहीं कहीं कुछ इरिटेंट्स भी मौजूद हैं। इस लफ्ज़ को गौर से देखिएगा, इरिटेंट क्या है। इरिटेंट्स में ये एक बड़ी चीज़ आ रही है कि जी अगर फ़र्ज़ करें ये बात तय कर ली जाए कि मेडिकल बुनियादों पे उनकी राय होती है, वो ज़मान पार्क चले जाते हैं, लाहौर बनी गला चले जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उनको थोड़ी बहुत मुलाकातों की इजाज़त दे दी जाती है। जैसा कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटों से मुलाकात कराई जाए और उनको इलाज मुआलजे की जो है ना सहूलत दी जाए, और साथ ही तवक्को करना अपने अफरीदी साहब का या अफरीदी साहब का, चीफ जस्टिस साहब का, कि हुकूमत अच्छे मूड में दिखाई देती है तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ये अच्छा मूड आमना ऐसे नहीं बना, मैं आपको बताऊँ। ये जब से लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं अपने अचकजई साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि बकौल उनके जो हमारी इत्तलात हैं कि ये मामला उस वक्त तक बानी पीटीआई को, पार्टी को रिलीफ नहीं मिल सकता जब तक कि हम खामोश नहीं होते, बयानबाजी नहीं बंद करते। और ये टेस्ट केस उन्होंने बताया था, ये आपका 8 फरवरी का जो इन्होंने पहिया जाम और शटर डाउन करना था, और उन्होंने कहा था कि एक भी दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए, एक सड़क भी बंद नहीं होनी चाहिए, और सबको बड़ा वादे तौर पे कह दिया था इसको लो की में रखे। और फिर को सुहेल अफरीदी को पैसे दिया गया था तो तुम्हारी वहाँ सपोर्ट है, तुमने कुछ नहीं करना, और आपने देखा वैसे ही हुआ। और राना सनाउल्लाह का बार बार ये कहना है कि जी ये 8 फरवरी के सिनेरियो के बाद ही पता चलेगा कि बानी पीटीआई को क्या सहूलत मिलती है और क्या नहीं मिलती, और ये रिकन्सिलिएशन किस तरफ जाती है। तो हम ना एक बात तो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी इत्तला ये है कि बर्फ़ तो पिघली है, बर्फ़ पिघली है। अब उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दोनों तरफ से हैं, अभी भी रिजर्वेशन दोनों तरफ से हैं। अब किस तरह के जिसको कहना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाते हैं कि ये एतमाद की फ़िज़ा बढ़े और चीज़ें ठीक हो। अब यही लगता है कि जी उनको अगर रहा कर दिया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे, क्या खामोश रहेंगे, कितना सा खामोश रहेंगे। फिर हुकूमत उनको क्या दे के बात करना चाहती। पिछले दिनों खबरें थी कि जी अर्ली इलेक्शन भी 1 साल पहले हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन जो है इसको तब्दील किया जा सकता है। बहुत से हवालों से अच्छी अच्छी बातें आई थी। अब दूसरी तरफ से एक्सपेक्टेशन इन्हीं से ये है कि जी आप क्या करेंगे। जैसे रोज़ हर आदमी ये बात करता है कि सोशल मीडिया ब्रिगेड जो शुरू हो गया है, उन्होंने तो आपने देखा कहा, लेकिन इस रिपोर्ट में एहतशाम साहब, क्योंकि ये तो दोनों साइड सेंट होगी तो फिर ये सारी रिलीफ की बातें हो सकती हैं, डील की बातें हो सकती हैं। जो रिपोर्ट आई है उसमें आपने भी देखी होगी, उसमें यही कहा गया कि उनको सिर्फ वो कह रहे हैं जी मुझे बहुत इनकार्सरेशन का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, मैं माइंडफुल हूँ इस हवाले से, मुझे इस वक्त सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ और मेरी फैमिली से मुलाकात या बातचीत, ये मेरी जो वांट्स हैं या नीड्स हैं, इनको बस देखा जाए। देखिए हम ना ये इतना बड़ा मसला नहीं था, इस पे मुझे कहने में कोई यार नहीं है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आप ओपोजिशन के लीडरों को सबको लंबा डालते हैं, सबके साथ हर तरह की ज्यादती होती है। पीटीआई के ज़माने में सबके साथ हुआ, राना सनाउल्लाह हुआ, कौन सा बंदा नहीं है, हनीफ अब्बासी को आपने, लेकिन इन सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी गई थी। जब जो बीमार हुआ, ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि ये सब हॉस्पिटल भी गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हुई, हर तरह से टेस्ट हुए, उनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया गया। ये भी पीटीआई की गवर्नमेंट। जी देखिए हम ना इसी तरह फैसिलिटेट किया गया कि एक आप होता है ना, आप कहते हैं कि मेरी मर्जी का फिजिशियन होना चाहिए, मेरी मर्जी का मुझे डॉक्टर मिलना चाहिए, तो वो तो उनको भी नहीं मिला था, मुझे अच्छी तरह याद। हाँ,
ये ज़रूर होता था कि वक्तन फ़वक्तन उनको मेडिकल फैसिलिटी डॉक्टरों को दिखाया जाता था। और क्योंकि आपने देखा नवाज शरीफ साहब का मामला खबरों की हद तक तो बहुत सीरियस हो गया, तो फिर अल्टीमेटली वो चले गए थे बाहर, जो भी हुआ था। अब देखिए इनका मसला जो है ना, जो खबर ये है कि ये जो मेरा ख्याल है ये एग्जरेशन है, 85% उनकी निगाह खुदा ना खास्ता मुतासर नहीं हुई। हाँ, एक ज़रूर है कि एक प्रोसीजर जो हुआ है वो शायद ठीक नहीं हुआ या उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके लिए इनकी कोशिश है कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे सारा सिस्टम मौजूद हो। एक इत्तला ये है कि ये पिम्स में ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना उनको दी जा सकती हैं। मेरा ख्याल है आमना जो इस वक्त सेंटर में जो आदमी नज़र आ रहा है, सलमान साहब नज़र आ रहे हैं, सलमान सफदर बैरिस्टर साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी बारीकी के साथ, और जिसको कहते हैं, मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त वो रियासत का भी, अदलिया का भी, PTI का भी वो बहुत कॉन्फिडेंस उनके पास है। और वो इत्तला यही है, मेरा एक बड़ा करीबी सोर्स है जिसने मुझे बताया उनसे मिलने के बाद कि यार ये जब तक हम चीज़ों को एक ढांचे की तरफ नहीं लेके जाते, किसी कंक्लूजन की तरफ लेके नहीं जाते, हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हमें बातें कर करके हमने अपना नुकसान उठाया। यही वजह है कि मैंने बड़ी माजत की अलीमा BBC के जे आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल नॉट गिव अ सिंगल वर्ड जो मेरी वहाँ पे बातें हुई हैं। तो वो बिल्कुल उन्होंने जिसको कहना चाहिए इतमाद के साथ या अफरीदी ने उनको मकस कुराई फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बना के भेजा था, उस पर पूरे उतरे हैं। अब देखना यही है, जो अहम सवाल ये है कि ये अब क्या होगा, क्या इसके बाद कुछ चीज़ें पिघलेंगी, बर्फ़ नीचे आएगी, अपना जिसको कहते हैं ये आपका जो हम सियासी टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो नीचे आएगा। अब इसको इस तरह देखा जा रहा है कि आजकल में जो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात अजगज़ई साहब की होनी है, वो खुद उनके चैम्बर में जाके मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी और फिर कंसर्न अदारों को बताई जाएंगी कि सूरत हाल ये है। लेकिन टॉप प्रायोरिटी इस बात को दी जा रही है कि जी बाकी चीज़ें बाद में हो सकती हैं, लेकिन हेल्थ ग्राउंड जो है ना इसको पहले जेन में रखना चाहिए। सियासत जो है हमारी जो है ना हेल्थ की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उनकी सेहत खुदा ना खासा बिगड़ती है, आँख का मामला ख़राब होता है, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और अगर ये रिपोर्ट्स में हकीकत है 85% तक, तो ये तो मामला हो चुका ना। ये 3 महीने की नेग्लिजेंस, मुझे नहीं लगता, मैंने आपको बताया तवज्जो ही नहीं दी जो एज पर रिपोर्ट लगती नहीं, एग्जरेशन लगती है। 85% तक आमना उनकी निगाह अल्लाह ना करे ऐसी हुई है। कुछ डेफिनेटली उनके ऊपर ये फर्क पड़ा है। देखें अगर ऐसी बात होती ना, इंसानी रवैये ऐसे हैं, कितने भी आप स्ट्रांग आदमी है ना, आप शोर डाल देंगे कि यार मेरी निगाह जा रही है, कुछ करें। ये नहीं हो सकता कि आंखें बंद करके खुदा ना खास्ता वो चाहेंगे कि मेरी बिनाई ऐसी चली जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। और तजर्बा भी यही बताता है कि हुकूमतों को भी पता है कि किस हद तक हम किसी को टेस्ट कर सकते हैं, किस हद तक उसको इम्तिहान में ला सकते हैं, किस हद तक उसको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ला सकते हैं। इसी तरह से फिर ये टेस्ट भी होता है लीडरशिप का कि कितना अर्सा वो अंदर रह सकता है। वो तो उन्होंने साबित किया है कि रह सकते हैं और भी रह सकते हैं। लेकिन इस तक क्योंकि कहा जा रहा है उनकी पूरी पार्टी कहती है कि जी हमारा रवैया ठीक नहीं है, जो संजीदा है, जो डॉग्स है, हॉक की नहीं बात कर रहा। वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्फा दे के ये पहली जिसको कहते हैं रिलीफ मेडिकल ग्राउंड पे किसी तरह ले लिया जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो। मेरा अपना ख्याल है अजगज़ई साहब अल्टीमेटली कामयाब हो जाएंगे। अगरचे उन्होंने कल फिर फ़ौज के बारे में सख्त बयान दिया था कि जी 4 अजला का ये फ़ौज है, जिसको बड़ा यकसर रद्द किया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी वो कहा कि आप गलत बात करते हैं। वो खैर उनका सियासी मौक़िफ़ हमेशा बदलता रहता है, लेकिन पॉइंट आया इस हवाले से बिल्कुल ठीक। वो भी इनके कॉन्टेक्ट में है अपना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो भी कांटेक्ट में है अपने अजगज़ई साहब। ये एक अच्छी बात है जिससे लगता है कि मुझे लगता है कि कोई रिलीफ वाली बात निकल आएगी, थोड़ी सी बर्फ पिघलेगी। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम ने इस पर तजिया पेश किया। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे पाकिस्तान की ऑटो सेक्टर के हवाले से, जिसने जनवरी 2026 में नई तारीख रकम कर दी है। अच्छी खबर यह है कि 43 माह बाद गाड़ियों की फ़रोख्त बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची है। इस साल जनवरी में मजमूई फ़रोख्त 23,055 यूनिट्स रही, जिसमें माहाना बुनियादों पर 74% और सालाना बुनियादों पर 36% इजाफा हुआ। माली साल के पहले 7 माह में फ़रोख्त 39% बढ़कर 1,11,377 यूनिट्स हो गई। हैरानकुन तौर पर 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों की फ़रोख्त भी 1,81,790 यूनिट्स तक जा पहुंची।
ये तेज़ी मईशत के लिए बेहतरीन करार दी जा रही है। अब ये कितनी सस्ती रिकवरी और बाकी मामलात वजूहात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मशहूद खान साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मशहूद साहब फॉर योर टाइम। 57% जो इजाफा देख रहे हैं हम पैसेंजर कार सेल में, एक तो यही मैं वजूहात जानना चाहूँगी, उसके साथ साथ हम अगर इंटरेस्ट रेट, फिस्कल और एक्सचेंज रेट के रिस्क को देखें तो आपको किस हद तक ये सस्टेनेबल लग रही है रिकवरी? देखिए, आफ्टर 2 इयर्स के बाद ये इंडस्ट्रीज ने कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, तो ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। तो बुनियादी वजह आपने देखिए, खुद बता दी आपने कि इंटरेस्ट रेट एक तो इनका कम हुआ 24 से 10.5, एक रीजन ये है। दूसरा ये है कि अभी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी है लास्ट 2.5 ईयर्स अगो उससे कुछ बेहतर हुई है। लोकल डोमेस्टिक मार्केट हमारी, कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रीज का डिफरेंट रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है सेक्टर्स का। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड हमने देखा है कि शुरू हुआ है। अभी एक 2026 को हम प्रेडिक्ट यही कर रहे हैं कि ये एक अच्छा साल होगा पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका इम्पैक्ट हर इंडस्ट्रीज में आएगा, उसमें ऑटो इंडस्ट्रीज भी शामिल है। ठीक, और जो स्मॉल कार्स हैं और एसयूवीज़ हैं, इसकी जो हम राइजिंग डिमांड देख रहे हैं, तो इस हवाले से अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं प्रोडक्शन को, प्राइसिंग को, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई चेन को। सो उसके लिए क्या लोकलाइजेशन की जानिब जाया जाएगा या कैपेसिटी एक्सपेंशन देखी जाएगी ताकि प्राइसेस भी कंटेन रहें? देखिए, दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी चल रही थी जिसके तहत न्यू एंट्रेंट पाकिस्तान में आए, जिसमें कोरियंस भी आए और चाइनीज भी आए। अब इन लोगों ने तकरीबन डिफरेंट मॉडल्स पाकिस्तान में लॉन्च ऑलरेडी कर ली। लोगों के रिस्पांस भी अच्छा इनको मिल रहा है। तो ये पॉलिसी जून 2026 में खत्म होने वाली है। इस पॉलिसी के बाद जो रोल प्ले होगा वो ये है कि क्या न्यू एंट्रेंट अपनी लोकलाइजेशन पाकिस्तान में करना चाहेंगे, क्योंकि जो मॉडल्स हैं उसकी प्राइसेस कंट्रोल करना, उसको कम करने के लिए आपको डेफिनेटली लोकलाइजेशन को सपोर्ट करना होगा। इससे पहले अगर हम देखते हैं जापानीज इस मार्केट में रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनका क्लेम यही है कि 60 to 70% उनके पार्ट्स लोकलाइज्ड है, इसलिए वो कम्पिटिटिव हो जाते हैं और उनकी आफ्टर सेल सर्विस की भी अच्छी नेटवर्क बना हुआ, रिस्पॉन्स अच्छा है, कंज्यूमर को काफी एडवांटेजेस मिलता है। इसी तरह कोरियन और चाइनीज जो ओईएम्स हैं उनको ये यहाँ से 2026 में रोल प्ले करना है कि क्या वो लोकलाइजेशन में इतने ही 60 और 70% का जो लोकलाइजेशन लेवल है उसको मीट आउट कर पाएंगे। अगर ये मीट आउट कर पाएंगे तो कंज्यूमर को उसका एडवांटेज मिलेगा और डेफिनेटली प्राइस में मिलेगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकती है। क्या वो अपने टैक्सेस को रिड्यूस कर सकती है कि अगर लोकलाइज बेस इंसेंटिव दिया जाए या एक्सपोर्ट बेस इंसेंटिव हो, वो लोकलाइजेशन के साथ हो। जितनी लोकलाइजेशन अगर आप 50% करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे दे सकती है। आपकी 60% होगी तो आपको एडिशनल एक्सपोर्ट इंसेंटिव, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गवर्नमेंट और पाकिस्तान जो प्लान कर रहा है वो एक्सपोर्ट एनहांसमेंट की बात कर रहा है। मगर एक्सपोर्ट एनहांसमेंट तब मुमकिन हो पाती है जब आपकी लोकलाइजेशन इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज होती है। इसकी बेसिस पे यहाँ पे की तरफ इंडस्ट्री है, इसके लिए बड़ा की रोल प्ले करेगा कि हम लोकलाइजेशन प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्या किस तरह से इसको इस साल हम मुर्तब कर पाते हैं, यानी वैसा एनवायरनमेंट और वो इंसेंटिव्स आपको देने पड़ेंगे। राइट। अच्छा, अभी ईवी के हवाले से हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट ने बड़ा टारगेट भी सेट किया हुआ है और अपना इंटरेस्ट भी बार बार इस हवाले से शो करवाते रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईवी और हाइब्रिड की जो सेल्स है वो काफ़ी कम रही हैं। ऐसी क्या आप समझते हैं कि अडॉप्शन की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी पॉलिसी कि जिससे हम देखें कि इसकी सेल्स भी बेहतर हों? देखिए, ईवी ना एज अ चैलेंज है। दो सेक्टर आते हैं। हम जब ईवी हमारे आता है तो कंज्यूमर समझता है कि ईवी इज अ प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एक है। दूसरा जहन में हमारा आता है हाइब्रिड। पाकिस्तान में ये जो दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में आई हैं एज अ सीबीयू, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और जो दूसरी हाइब्रिड है। दुनिया में अगर हम अभी इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मार्केट शेयर देखें तो ये नॉट मोर देन 50 to 16%, 15 से 16% दुनिया के डेवलप कंट्रीज भी अडॉप्ट नहीं कर पाए। हम एक अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे 2030 तक हम ये अचीव इतना लेवल करने के वो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मेरे ख्याल से। हमें फोकस होना चाहिए कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट का जो एनवायरनमेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरह तेजी से हम डेवलप कर पाएंगे।
किसी एक शहर में, किसी एक स्पेसिफिक सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बात नहीं है, बात होगी नेशनल लेवल पे कि पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क इस काबिल है कि हम इसके ऑप्शंस ले सकें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे या हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। तो उसके लिए हमें मजीद गवर्नमेंट पॉलिसी में क्लियरिटी चाहिए, ग्राउंड में हम कितना बेस इसका मजबूत करने में कामयाब हों। राइट, थैंक यू सो मच मशहूद खान साहब फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। इस हवाले से आपने शेयर किया और हम साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि ईवी को लेकर बात तो करती रही है और साथ ही क्लाइमेट चेंज के हवाले से दावे तो करती रही, लेकिन इस जानिब अभी तक कोई इस सूरत हाल पर काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान के लिए गल्फ ममालिक कभी रोज़गार की उम्मीद समझे जाते थे, मगर अब वहीं से मुल्क के लिए शर्मनाक खबरें आ रही हैं, जिसकी तफसीलात नेशनल असम्बली में पेश कर दी गई। ये तफसीलात चौंका देने वाली और परेशान कुन हैं, जिसके मुताबिक साल 2025 के दौरान खलीजी ममालिक से 38,616 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन सऊदी अरब से हुई, जहाँ से 27,692 पाकिस्तानी वापस भेजे गए। यूएई से 6,794 अफराद डिपोर्ट किए गए, बहरीन से 786 और कतर से 644 पाकिस्तानी निकाले गए। कुवैत से 163 और ओमान से 537 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। इन गल्फ़ कंट्रीज़ से पाकिस्तानियों को निकाले जाने की वजूहात में गैर कानूनी क़याम और वीज़ा की खिलाफ वर्जी सर फहरिस्त है। इसके अलावा जिस इल्ज़ाम से मुल्क की बदनामी हुई वो भीख मांगने और चोरी जैसे इल्ज़ामात हैं। इकामा की मियाद ख़त्म होना भी बड़ी वजह बनी। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की बेदखली नहीं, मुल्क की साख का भी सवाल है। कैसे इल्ज़ामात पर बेदखली में पाकिस्तानी शनाख्त पर दबाव बढ़ाती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बिगड़ती सूरत हाल और मुल्क की शनाख्त की तस्वीर को कौन और कैसे बदलेगा, और हमें इसकी वजूहात को भी देखना होगा। चूँकि हम ये देख रहे हैं कि जब किसी मुल्क की मईशत सफ़र कर रही हो या कमज़ोर हो तो फिर लोग इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और इस डेस्परेशन में तरह तरह की एक्टिविटीज़ हमारे सामने आती हैं। हर वो गलत रास्ता अपनाया जाता है जिससे मुल्क की बदनामी हो सके। इंतज़ामिया को सोचना होगा और ऐसी पॉलिसी लानी होगी जिससे मुल्क में मईशत मुस्तहकम हो, रोज़गार पैदा हो, और साथ ही साथ ऐसे गदागर जो बाहर जाकर बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं उनको भी रोकना होगा। उसके लिए भी कोई लाया अमल तरतीब देना होगा। इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।